हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा और इस बार मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग which my dear or my closest friend tell me before this lecture कि सत्यम आप लेक्चर के पहले एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट लेके आते हो, उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय टेक्निकल साइड पे मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत सारे मुझे ट्रेनिंग मिली। टेक्निकल स्किल पे मैं काफी अच्छा था, लेकिन एक चीज समय गुजरने के साथ मुझे महसूस हुई, वो ये हुई कि लीडरशिप स्किल सिर्फ टेक्निकल से नहीं आ सकती। तो लीडरशिप स्किल क्या होती है दोस्तों कि लीडरशिप स्किल वो होती है, ये पोजीशन की मोहताज नहीं होती। लीडरशिप स्किल ये होती है कि आप एज अ लीडर कैसे काम कर सकते हैं, और लीडर आप तभी बन सकते हैं जब आपके अपनी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो शेयर कर रहा हूं, ये मैंने सालों में सीखे हुए हैं, मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाए हुए हैं। मुझे बहुत सारी बुक्स जो मैं पढ़ता हूं, मेरी हैबिट है, उससे मैंने सीखे हुए हैं। और इन प्रिंसिपल्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वो हर एक स्टूडेंट या जो भी बंदा मुझे देख रहा है वो इसका फायदा उठा सके और लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों मैं रिवाइज करूंगा, लास्ट टाइम हमने क्या क्या प्रिंसिपल्स पढ़े थे। हमने एवरीडे लर्निंग, रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, लीड विद ह्यूमिलिटी, बिहेवियर, सीक परफेक्शन। और दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट। हर आदमी को गुस्सा आता है, हर आदमी गुस्से में रहता है, बट आपको पता है दोस्तों कोई भी आदमी सक्सेस नहीं बन सकता अगर उसका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों आप ये बोलोगे कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे हो सकता है। मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप एटलीस्ट गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ साथ कम कर सकते हैं। और ये गुस्सा चाहे ऑफिस का हो चाहे घर का हो, ये टेक्निक आप दोनों जगह अपना सकते हैं और विश्वास मानिए दोस्तों इसका बेनिफिट आपको टाइम बाय टाइम मिलेगा। तो मेरा जो एंगर मैनेजमेंट के 3 प्रिंसिपल हैं, पहला है डिले द रिस्पॉन्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिले द रिस्पॉन्स इज द बेस्ट वन फॉर एंगर मैनेजमेंट। और दूसरा पॉइंट है एंटीसिपेट द कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा है रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट व्हेन यू कम। तो दोस्तों इन डिले द रिस्पॉन्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में 2 साइड होते हैं। एक होता है राइट साइड ब्रेन, एक होता है लेफ्ट साइड ब्रेन। जो राइट साइड ब्रेन होता है दोस्तों वो होता है बेसिकली इमोशनल ब्रेन होता है, इमोशनल साइड होता है। और जो राइट साइड जो लेफ्ट साइड होता है वो रेशनल होता है। तो जब भी कोई भी सामने वाला कुछ ऐसा कंसर्न क्रिएट करता है जो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है, तो इमीडिएटली हमारा राइट साइड का ब्रेन, मतलब जो इमोशनल ब्रेन है, वो रिएक्ट करता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इंस्टेंटेनियसली। और जिसकी वजह से वो कुछ भी सोचता नहीं है और तुरंत रिएक्ट करने की सलाह देता है। और अगर हमने राइट साइड ब्रेन की बात सुनी और हमने इमीडिएट रिएक्ट किया, तो दोस्तों आप मान लीजिए कि वो जो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। उसको सॉल्व करने का एक तरीका है, आप अपने आप को पॉज कर लें, थोड़े समय के लिए पॉज कर लें, आप उसकी पूरी बात सुन लें, जवाब ना दें, आप वेट करें एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, या उस जगह पे उस पॉइंट को अवॉइड कर दें। 10 से 15 मिनट बाद आपका लेफ्ट ब्रेन, जो कि सही सलाह दे सकता है, रेशनल है, जो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को सोच सकता है, वो आपको जो सलाह दे आप वो फॉलो करें। तो दोस्तों डिले द रिस्पॉन्स आप किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोग कपल्स में, वाइफ है, हस्बैंड है, उनका अगर फाइट होता है, दे कैन ऑल्सो यूज दिस। दूसरा, जो कंपनी में मैनेजर्स हैं, डिफरेंट ग्रुप के मैनेजर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, वो लोग भी एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं डिले द रिस्पॉन्स करके। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, किसी अपोजिट टीम की तरफ से एक मेल आता है
मैं उस मेल पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ इमीडिएट रिस्पॉन्स लिख के दे दूं उसको। मैं क्या करता हूं, मैं रिस्पॉन्स लिख भी देता हूं लेकिन भेजता नहीं, मैं वेट कर लेता हूं। मैं वेट कर लेता हूं 3 घंटे 4 घंटे 1 दिन पूरा, और जब मेरा वो समय टेन्योर पूरा हो जाता है और मेरा राइट की जगह लेफ्ट ब्रेन काम करने लगता है, रेशनल ब्रेन, उस समय मैं उसको दोबारा पढ़ता हूं, मैं उसकी पूरी मैच्योरिटी के साथ उसको समझता हूं और उसके बाद जो वर्डिंग मैंने लिखी होती है उसको मॉडिफाई करता हूं और भेज देता हूं। इस तरीके से मैं कॉन्फ्लिक्ट से बच पाता हूं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा मेरा दूसरा प्रिंसिपल का, एंटीसिपेट द कॉन्फ्लिक्ट। एंटीसिपेट द कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिस्प्यूट होने वाला है, अगर डिस्प्यूट होने वाला है, आपको अंदेशा है, आपको अंदाजा है, आप उल्टी गिनती गिन लें 1 से 10 तक और 10 से 1 तक 2 बार काउंट कर लें। इसको कहते हैं पॉज इफेक्ट। अगर आपने पॉज इफेक्ट किया तो आने वाले कॉन्फ्लिक्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि आप कॉन्फ्लिक्ट को जितना अवॉइड कर सकें उतना ही बेटर है। आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी बात है रिस्पॉन्ड द कॉन्फ्लिक्ट व्हेन यू काम। आप हमेशा तभी जवाब दें जब आप शांत हो। आप इमीडिएट कोई भी रिस्पॉन्स ना दें, आप वेट करें, अपने आप को ठंडा करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विश्वास मानिए दोस्तों, जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी बन सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि कपल में, फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है, किसी एक ने कुछ बोलना है, दूसरे ने बोलना है, अगर दोनों बोलेंगे तो फाइट होगा। बेहतर यह है जब कोई सामने वाला बोल रहा है, आप अपने आप को पॉज करें, कुछ समय के लिए पॉज करें, जब तक कि आपका लेफ्ट ब्रेन काम ना करने लगे। जब लेफ्ट ब्रेन काम करेगा उसके बाद आप उसको पूरी बात समझाएं, उसको एम्पैथी में लें। हो सकता है उसके साथ कोई और प्रॉब्लम हो जो आपको ना पता हो, और आप जब उसको ठंडे दिमाग से वो बात बताएंगे, आप उसको बोलने का तरीका दूसरी तरीके से कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। दोस्तों जनरली मैंने पाया है कोई आदमी आपसे कॉन्फ्लिक्ट क्यों करता है, वो इसलिए नहीं बोलता कि आपने क्या बोला, आपने किस तरीके से बोला। ये जो तरीका है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शब्दों का खेल है, इस शब्दों के खेल को आपको समझना है। शब्दों के खेल में सिंपल से रूल हैं, आप प्लीज, सॉरी, ये 3-4 वर्ड हैं, उनको ऐड कीजिए और इस एंगर मैनेजमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज का जो मेरा प्रिंसिपल वाला टॉपिक है वो मैं यही खत्म करता हूं। मैं बात करता हूं आज के टेक्निकल टॉपिक के लिए। ये टेक्निकल टॉपिक भी किसी कारणवश मुझे आज डालना पड़ा, अदरवाइज मैंने कोई और टॉपिक प्लान कर रखा था। दिस इज कॉल्ड वेल्डिंग डिफेक्ट्स। सो वेल्डिंग डिफेक्ट दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा। आज पार्ट 1 में कुछ डिफेक्ट्स को कवर करूंगा, फिर मैं पार्ट 2 के कुछ डिफेक्ट्स को कवर करूंगा। तो पार्ट 1 के डिफेक्ट्स है दोस्तों क्रैक, गैस पोर्स, पाइप, कैविटी, सॉलिड इंक्लूजन, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ये मैं पार्ट 1 में आज कवर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा मैं सरफेस प्रोफाइल, मैकेनिकल और सरफेस डैमेज एंड मिसअलाइनमेंट। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। सो दोस्तों, डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेल्डिंग, एक्चुअली फ्यूजन वेल्ड में जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो सिमिलर टू कास्टिंग काइंड ऑफ होती है। जैसे कास्टिंग में डिसकंटिन्यूटी पोरोसिटी होती है, ब्लो होल होता है, श्रिंकेज होता है, उसका टर्मिनोलॉजी दूसरा है, उसका प्रोसेस दूसरा है। वेल्डिंग में प्रोसेस क्योंकि दूसरा है तो नाम बदल जाते हैं। तो कुछ नॉर्मल इम्परफेक्शन है दोस्तों वेल्डिंग के, जैसे कि क्रैक है, गैस पोर्स है, कैविटी है, पाइप्स है, सॉलिड इंक्लूजन है, लैक ऑफ फ्यूजन है, लैक ऑफ पेनेट्रेशन है, सरफेस एंड प्रोफाइल इम्परफेक्शंस हैं, मैकेनिकल सरफेस डैमेज हैं, मिसलेनियस हैं, मिसअलाइनमेंट्स भी हैं। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रैक की। तो क्रैक को अगर मैं बताऊं, ये बहुत ही जाना हुआ नाम है और लोग इसको बहुत ही नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो दोस्तों क्रैक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रैक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो कुछ जिगजैग होता है। पहली चीज मैं आपको अपीयरेंस बता रहा हूं कि देखने में कैसा लगता है, ये जिगजैग इन नेचर होता है। और वेल्डिंग में जो क्रैक आता है दोस्तों, वो एक्चुअली 3 क्राइटेरिया की वजह से आता है।
या तो कोई फोर्स लग रहा हो, या कोई चीज रिस्ट्रेंट हो रही हो, कोई चीज रोकी जा रही हो, या उसका माइक्रो स्ट्रक्चर बहुत कमजोर हो। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पे वेल्ड कर रहे हैं जहां पर वेल्डिंग कर तो रहे हैं लेकिन फोर्स इतना ज्यादा लग रहा है कि वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है उससे भी ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो फिर क्रैक आने की चांसेस हैं। रिस्ट्रेंट क्या होता है? रिस्ट्रेंट ये होता है कि आपको पता होगा कि जब भी आप वेल्डिंग कर रहे होते हो, पीछे से आप टैगिंग लगाते हो कि ये चीज डिस्टॉर्ट ना करे, और वो टैगिंग बहुत ही ज्यादा लग गई जिसकी तरह से वो पूरा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, वो रिस्ट्रेंट हो गया है, उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके का इलास्टिक नेचर है नहीं, तो उस जगह पे भी क्रैक आ सकता है। और ऑब्वियसली अगर माइक्रो स्ट्रक्चर कमजोर है तो क्रैक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बात करेंगे दोस्तों आगे। ये दो तरीके के डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको दिखाए हैं। पहला दिखाया है जो आपको लॉन्गिट्यूडनल पेरेंट मेटल, मतलब वेल्डिंग आपने किया लेकिन पेरेंट मेटल में क्रैक दिखाई दे रहा है। ये पहले फोटो में आप देख सकते हो, जिसमें जो वेल्ड का डायरेक्शन है उसके पैरेलल में जो आपको रेड कलर का इंडिकेशन दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल पेरेंट मेटल क्रैक है। दूसरा क्रैक जो आप देख रहे हैं, वेल्ड मेटल का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर पे एक रेड कलर का क्रैक दिख रहा है जिसमें ट्रांसवर्स वेल्ड लिखा हुआ है। तो ये दो अलग अलग टाइप के क्रैक्स दिखा रहे हैं। और तीसरा क्रैक है जो लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड मेटल क्रैक है। आपने वेल्डिंग किया और वेल्डिंग में ही क्रैक आ गया, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो वेल्ड डायरेक्शन के पैरेलल है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड क्रैक कहलाएगा। तो दोस्तों क्रैक जो होता है एक तरीके का प्लेनर इम्परफेक्शन होता है, जिसमें लेंथ होती है, जिसमें डेप्थ होती है, और मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसमें क्रैक का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। क्रैक होने की वजह से दोस्तों जो शार्प इंडिकेशन है क्रैक के, उसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी होता है, और इसी वजह से कोई भी स्टैंडर्ड इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। आप क्रैक्स को, ये रेडियोग्राफी का कुछ मैंने वर्जन दिखा रखा है, तो आप पहली पिक्चर में देखेंगे ट्रांसवर्स क्रैक दिखाया गया है। तो ऊपर आपको एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है जिसमें वी में वेल्ड किया गया है, और उसका नीचे रेडियोग्राफ दिखाया गया है। तो वेल्ड मेटल जो वाइट, जो लाइटर डेंसिटी आपको दिख रहा है, उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आपको एक ब्लैक डार्क लाइन सी दिख रही है जो कि ट्रांसवर्स क्रैक कहलाएगी। अगर आप बात करोगे लॉन्गिट्यूडनल क्रैक की, तो आप देखोगे कि लॉन्गिट्यूडनल क्रैक वेल्ड की डायरेक्शन के पैरेलल होगा, और वो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक आपको रेडियोग्राफी में इस फॉर्म पे दिखाया जा रहा है। दोस्तों इसके अगला डिफेक्ट है गैस पोरोसिटी। गैस पोरोसिटी को मैं पहले तो आपको सिंपल वे पे बता देता हूं कि वो गैस पोर्स जो 1.5 mm से कम है उनको हम पोरोसिटी बोलेंगे, और वो पोर्स जिनका साइज या डाया 1.5 mm से ज्यादा है उनको हम ब्लो होल बोलेंगे। तो दोस्तों गैस पोरोसिटी को समझाने के लिए मेरे पास एक पॉइंट है, लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि वाटर का H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर मिलके बनता है H2O। तो गैस पोरोसिटी को समझने के लिए H2O फंडा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मीट करेगा तो वो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। और अगर वो वाटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बनाएगा? वेपर बनाएगा। तो वो जो वेपर है वही गैस पोर्स है दोस्तों। तो अगर मैं गैस पोर्स को अवॉइड करने की बात करता हूं, तो गैस पोर्स को अवॉइड करने के लिए आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, इनमें से किसी एक चीज को रिड्यूस कर दो तो वाटर बनेगा नहीं, और ड्यू टू हाई टेम्परेचर उसकी वजह से वेपर बनेगा नहीं, तो गैस कम हो जाएगा। इसका मतलब है आपको किल क्या करना है? आपको मटेरियल में से या इलेक्ट्रोड में से या वायर में से हाइड्रोजन को किल करना है, और एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को किल करना है। तो दोस्तों समझते हैं अगले में। देखिए ये जो फिगर मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसमें एक सिंगल जो इंडिकेशन दिख रहा है जिसमें गैस पोर्स लिखा है, ये सिंगल पोरोसिटी या गैस पोर्स कोई भी है, ब्लो होल भी हो सकता है। जो दूसरा आपको क्लस्टर दिखाई दे रहा है, क्लस्टर का मतलब है
मल्टीपल गैस पोर्स अगर एक साथ मिलते हैं तो वो क्लस्टर पोरोसिटी होता है। ब्लो होल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1.5 mm से अगर ज्यादा डायामीटर है किसी होल का तो वो ब्लो होल कहलाएगा। इसके रीजन क्या क्या है? इसका रीजन का पहला रीजन मैंने आपको दिखाया, लॉस ऑफ गैस सील्ड। तो दोस्तों आपको पता होगा जब वेल्डिंग होता है तो वेल्डिंग होने के टाइम पे अगर आप एसएमडब्ल्यू को याद कर रहे हो तो उसमें एक धुआं सा बनता है, उसमें आप गैस सील्ड देख सकते हो। जो वेल्ड मेटल का जो पूल होता है, वेल्ड का जो पूल होता है लिक्विड मेटल का, उसके ऊपर एक धुआं सा बनता है जो गैस सील्ड कर रहा है उस लिक्विड मेटल वेल्ड को। और उसके सील्डिंग से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो वेल्ड मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों मैंने इसके शुरू होने के पहले ही बताया था कि H2+O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाता है H2O वाटर, और एक टेम्परेचर में आने के बाद ये वेपर फॉर्म करता है। तो आप एटमॉस्फेयर की एयर को वेल्ड मेटल के कांटेक्ट में ना आने के लिए क्या होता है, गैस सील्ड बनता है। अगर वो गैस सील्ड किसी तरीके से लॉस हो जाए तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो वेल्ड मेटल के कांटेक्ट में आएगी और गैस कैविटी फॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों ये जो गैस सील्ड है ये कैसे लॉस हो सकती है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। एक रीजन ऐसा भी है जो प्रैक्टिकल है कि हमारा वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है और वहां पर फैन लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है तो उससे क्या हो रहा है, जो गैस का ग्लम्बर बन रहा है वो निकल जा रहा है। उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो लिक्विड मेटल के कांटेक्ट में आके वहां पर गैस पोर बना रही है। दूसरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है दोस्तों वो है डैम्प इलेक्ट्रोड का। जो डैम्प इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग होता है और इलेक्ट्रोड को बेकिंग किया जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज करने के पहले। तो बेकिंग करने से क्या होता है, उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन। आप कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। तो हाइड्रोजन को आपको किल करना है तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रोड को डैम्प इलेक्ट्रोड यूज नहीं करना है, आपको बेक इलेक्ट्रोड यूज करना है, आपको प्री हीटेड इलेक्ट्रोड यूज करना है। आपका गैस कैविटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन दोस्तों कई टाइप का हो सकता है। आप जहां पर वेल्डिंग करने जा रहे हो वहां पर ऑयल लगा हो सकता है, ग्रीस लगा हो सकता है, वाटर लगा हो सकता है, किसी भी तरीके का मॉइस्चर जो क्रिएट कर रहा है वो कंटेमिनेशन हो सकता है। तो दोस्तों कंटेमिनेशन किसी भी टाइप का वेल्ड में नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग करने के पहले प्रॉपरली बीट को क्लीन करना चाहिए, क्लीन करने के बाद ही आप वेल्डिंग कर सकते हैं। आर्क लेंथ टू लार्ज। आर्क लेंथ दोस्तों समझने के लिए आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि जो वर्कपीस जहां पर आप वेल्डिंग कर रहे हो उस वर्कपीस से इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस कितना दूर है। नॉर्मल प्रैक्टिकल कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड का डाया होता है आपका आर्क लेंथ होना चाहिए, लेकिन आर्क लेंथ अगर ज्यादा है तो आपका करंट का फ्लो कम होगा। करंट का फ्लो कम होगा तो हो सकता है कि गैस पोरोसिटी बनने के चांसेस है, क्योंकि सील्डिंग गैस कम होगी, धुआं कम निकलेगा, फ्लो कम होगा और गैस पोरोसिटी होने के चांसेस हैं। इसके बाद दोस्तों डैमेज इलेक्ट्रोड फ्लक्स। इलेक्ट्रोड की अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर एक कोटिंग होती है। अगर वो कोटिंग किसी कारणवश निकल जाती है कुछ छोटे पोर्शन में तो वहां पर कोटिंग की वजह से क्या होता है, धुआं बनता है। जो मैंने ऊपर आपको बोला गैस सील्ड बनेगा, तो गैस सील्ड कम बनेगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिक्विड मेटल या वेल्ड मेटल पे आके कांटेक्ट में आएगी और पोरोसिटी पोर्स बनाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम मॉइस्चर ऑन द पेरेंट मेटल। पेरेंट मेटल में मॉइस्चर है। अगर कई बार सर्दियों के सीजन में या बरसात के सीजन में आपने देखा होगा कि मटेरियल बाहर रखा रहता है, आपने प्री हीट नहीं किया होता है, तो कई बार आप देखेंगे कि उसमें मॉइस्चर बना हुआ है। मॉइस्चर इज व्हाट, मॉइस्चर इज काइंड ऑफ हाइड्रोजन। मैंने आपको पहले भी बोला था, रिपीट करूंगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे H2O, जो हाई टेम्परेचर में आने के बाद वेपर फॉर्म करेंगे और पोरोसिटी गैस कैविटी क्रिएट करेंगे। देन वेल्डिंग करंट टू लो। अगर वेल्डिंग का करंट बहुत ही स्लो है दोस्तों तो ये भी एक रीजन है कि आपका गैस फॉर्म कर सकता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं। इन प्लेट्स में आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप से गैस पोर्स दिखाई देता है। एक्चुअल प्लेट में
ऊपर वाले फिगर में आप देख सकते हैं। और नीचे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रेडियोग्राफी में दिखाया जा रहा है कि गैस पोर्स डार्क स्पॉट होंगे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और डार्क स्पॉट ये कई सारे ग्लोबुलर शेप में या इलोंगेटेड शेप में आपको दिख रहे हैं, ये गैस पोर्स हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं क्रेटर पाइप। क्रेटर पाइप मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि जो वेल्डर है, वेल्डर जब वेल्डिंग करता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है कि जब वो वेल्डिंग कर रहा है और जहां पर उसकी वेल्डिंग खत्म हो रही है उस जगह पे उसको वेल्डिंग की थिकनेस को हाई रखना होता है, मतलब बैक हैंड जिसको कहते हैं। मतलब उसने इलेक्ट्रोड चलाया हाथ से और उसको बैक एंड कर दिया। अगर वो बैक एंड नहीं करता है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वेल्ड का थिकनेस कम हो जाता है, और ड्यू टू अगल बगल आप देखेंगे उसके पेरेंट मेटल है तो वो इमीडिएट सॉलिडिफाई होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक क्रेटर पाइप या श्रिंकेज फॉर्म कर जाता है। इसको हम आगे समझेंगे दोस्तों। ये क्रेटर पाइप बेसिकली मैंने लिखा भी हुआ है, क्रेटर पाइप इज अ श्रिंकेज डिफेक्ट एंड नॉट अ गैस डिफेक्ट। इट हैज अपीयरेंस ऑफ अ गैस पोर इन द वेल्ड क्रेटर। ये किस वजह से होता है? टू फास्ट अ कूलिंग रेट। अगर कूलिंग रेट बहुत फास्ट है, कई बार आपको पता होगा कि हम मटेरियल को प्री हीट भी करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मटेरियल स्लो कूल हो। दूसरा, डीऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड लिक्विड टू सॉलिड वॉल्यूम चेंज, ये भी उसी से रिलेटेड है दोस्तों। और लास्ट है कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन किसी भी तरीके का ऑयल, ग्रीस अगर किसी कंपोनेंट में लगा हुआ है और हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस वजह से भी ये हो सकता है। दोस्तों बात करूंगा मैं सॉलिड इंक्लूजन की। तो सॉलिड इंक्लूजन आर डिफाइंड एज अ नॉन मेटालिक इंक्लूजन कॉज्ड बाय सम वेल्डिंग प्रोसेस। तो अगर आपको पता होगा कि जब आप इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करते हो SMAW प्रोसेस में, तो वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर फ्लक्स होता है। फ्लक्स क्या करता है? एक कोटिंग क्रिएट करता है। मैंने आपको सील्डिंग गैस की बात तो पिछले में बताई थी, लेकिन मैंने कोटिंग की बात नहीं बताई थी। एक कोटिंग क्रिएट करता है जो ब्लैक कलर की फ्यूज्ड कोटिंग होती है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है बीड को या वेल्ड मेटल को, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो भी चीजें हैं वो मेल मिलाप नहीं हो पाता है और किसी भी तरीके का गैस पोरोसिटी या कैविटी क्रिएट नहीं होता है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि वो जो स्लैग क्रिएट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे वेल्डर भाई उसको क्लीन करना भूल जाते हैं। जब उसको क्लीन नहीं करते हैं तो वो स्लैग अंदर ही कहीं ना कहीं रह जाता है वेल्ड के, जिसकी वजह से जो वेल्ड की इंटीग्रिटी है वो अफेक्टेड हो जाती है और वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो सबसे ऊपर वाले आप फिगर में देख सकते हो कि स्लैग इंक्लूजन बीच में दिखाया गया है, जिसमें वेल्डर ने वेल्डिंग किया है लेकिन स्लैग को प्रॉपर्ली रिमूव नहीं किया है। दूसरे उसी फोटो में आप लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन भी देख सकते हैं, एसोसिएटेड स्लैग। ये साइड वॉल से वेल्ड मेटल का फ्यूजन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसके बीच में स्लैग रह गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो नीचे वाला फिगर है उसमें दो तरीके के डिफेक्ट दिखाए गए हैं। एक तो पैरेलल स्लैग लाइन दिखाई गई है और दूसरा लैक ऑफ इंटरलन फ्यूजन और स्लैग। एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में फ्यूजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में स्लैग रह गया, इसको क्लीनिंग नहीं किया गया, इस वजह से ये रह गया। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या क्या वजह हो सकती है स्लैग ओरिजिनेट करने की। तो स्लैग ओरिजिनेट फ्रॉम वेल्डिंग फ्लक्स। वेल्डिंग फ्लक्स की वजह से स्लैग क्रिएट हो सकता है। मैग एंड टिग वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस अ सिलिका इंक्लूजन। अगर आप GTAW की बात करेंगे दोस्तों, तो GTAW में हमारा टंगस्टन होता है जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और वो कई बार वेल्ड मेटल के साथ रह जाता है, जिसको रेडियोग्राफी में आप वाइट कलर का देखते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। जो नॉर्मल स्लैग होते हैं दोस्तों वो ग्रे कलर के दिखते हैं और जो टंगस्टन का स्लैग होता है वो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि स्लैग जो होता है वो इनएडिक्वेट क्लीनिंग की वजह से होता है। अगर हम क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो स्लैग आपको दिखेगा। और इसके बाद मैं दोस्तों आगे बढ़ूंगा। आपको कुछ मैंने रेडियोग्राफ में दिखाए हुए हैं फोटो, जिसमें आप देख सकते हैं स्लैग किस तरीके से दिख रहा है।
पहले वाले में आप देखेंगे इंटरपास स्लैग इंक्लूजन, जो एक लेयर मारी दूसरे लेयर में आप देखेंगे स्लैग छूट गया है। दूसरा वाला जो है ये क्रिटिकल है, क्योंकि नॉर्मल जब वेल्डर वेल्डिंग करता है तो जब वो रूट में वेल्डिंग करता है तो कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि स्लैग छूटने की। तो जब भी वेल्डर आपका रूट मारेगा तो उसको स्लैग को प्रॉपर्ली क्लीन करना है। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि हमारा जो वेल्डिंग स्टेशंस होते हैं, हम उसमें रोटरी कटर जो होते हैं, आपके पेंसिल ग्राइंडर होते हैं, इनको मैं देने का रिकमेंडेशन करता हूं सभी को। क्योंकि आप वेल्डर जब भी एक लेयर मारे, अगर वो पेंसिल ग्राइंडर का यूज करके स्लैग को प्रॉपर्ली क्लीन कर देता है तो इस टाइप का प्रॉब्लम आना बहुत कम हो जाएगा। तो लैक ऑफ फ्यूजन, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में कि जो वेल्डिंग मेटल है वो पेरेंट मेटल से प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं किया। आप पहले वाले पिक्चर में देख सकते हैं। दूसरे वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो लैक ऑफ फ्यूजन है वो साइड वॉल से भी फ्यूज नहीं किया और एक लेयर से दूसरे लेयर में भी फ्यूज नहीं किया। इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं अगर हम उसकी बात करें तो ये पुअर वेल्डिंग स्किल, इनकरेक्टेड इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन, आर्क ब्लो की अगर मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, तो आर्क ब्लो तब होता है अगर आपने अपने कंपोनेंट में मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन किया हुआ है और मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो गया है। तो जब आप उसमें इलेक्ट्रोड चलाते हैं तो ड्यू टू पॉजिटिव और निगेटिव जो उसका डाइपोल क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोड कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होने लगता है कंपोनेंट के ऊपर से। तो जो वेल्डिंग की जो बीड है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। मैं आगे फिगर में आपको इसको और बेटर शो करूंगा। इसके बाद है इनकरेक्ट वेल्डिंग करंट और वोल्टेज। अगर आपका वेल्डिंग का करंट अगर कम है तो इलेक्ट्रोड का जो वेल्ड मेटल है वो प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं होगा। इनकरेक्ट ट्रेवल स्पीड है, अगर ट्रेवल स्पीड ज़्यादा है तो उस वजह से भी आपका फ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इंटरलन क्लीनिंग, एक वेल्डिंग रन मारने के बाद अगर आपने प्रॉपर क्लीनिंग नहीं किया और दूसरा आपने लेयर मार दिया वेल्डिंग का, तो हो सकता है ड्यू टू दैट स्लैग इंक्लूजन और एनीथिंग एल्स प्रॉपर फ्यूजन ना हो। इसके बाद दोस्तों कुछ और ऐसे रीजन मैंने लिखे हुए हैं, जैसे वेल्डिंग करंट टू लो। अगर वेल्डिंग करंट बहुत कम है तो फ्यूजन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि वेल्ड मेटल खुद ही मेल्ट नहीं होगा। वेवल एंगल टू स्टीप, इसको समझाने के लिए दोस्तों मैंने वेवल एंगल टू स्टीप, रूट फेस टू लार्ज, रूट गैप टू स्मॉल, इन तीनों को दिखाने के लिए मैं आपको अगला स्लाइड दिखाता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेवल एंगल किसको कहते हैं। वेवल एंगल आप देख सकते हैं दोस्तों, एक प्लेट में जो वी बना हुआ है ये ऊपर की साइड पे वेवल एंगल दिया हुआ है। अगर ये वेवल एंगल स्टीप होता है, जैसे नॉर्मली जो डायमेंशन है 30 to 35 डिग्री दिया हुआ है, वेवल एंगल स्टीप का मतलब हो गया कि 30 डिग्री से कम, सपोज करो 20-25 डिग्री होता है, तो टोटल जो इंक्लूडेड एंगल है वो 50 डिग्री होगा। अगर टोटल इंक्लूडेड एंगल 50 डिग्री है तो लैक ऑफ फ्यूजन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप रूट फेस की बात करते हैं तो रूट फेस अगर आपका 1.5 से 2.5 mm के बीच में दिया गया है, अगर रूट फेस ज्यादा हो जाता है तो जो नीचे का रूट है वो प्रॉपर्ली मेल्ट नहीं होगा, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपका लैक ऑफ फ्यूजन क्रिएट करने का। तीसरा, रूट गैप अगर है, रूट गैप अगर बहुत कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड नीचे तक मेल्ट होकर के नहीं जा पाएगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है लैक ऑफ फ्यूजन के लिए। दोस्तों, इन करेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल, नॉर्मली जो इलेक्ट्रोड हम एंगल लेते हैं वो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में इलेक्ट्रोड को मूव करते हैं। ये जो एंगल है ये पेरेंट मेटल की एक्सिस से 30 to 60 डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया है। लीनियर मिसअलाइनमेंट वो होता है दोस्तों जब हम दो प्लेट को वेल्ड कर रहे होते हैं और उनके बीच में अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता, तो डेट इज कॉल्ड लीनियर मिसअलाइनमेंट। वेल्डिंग स्पीड टू हाई, अगर वेल्डिंग स्पीड बहुत तेज होगी तो भी फ्यूजन ना होने का एक रीजन हो सकता है। वेल्डिंग प्रोसेस रिलेटेड
GMAW में पर्टिकुलर डिप ट्रांसफर होता है, उस वजह से भी हो सकता है। फ्लूडिंग द जॉइंट विथ टू मच वेल्ड मेटल ब्लॉकिंग आउट, ये एक रीजन हो सकता है लैक ऑफ फ्यूजन का। ये मैंने फिगर बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। आर्क ब्लो के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपका मटेरियल मैग्नेटाइज है तो आप देख सकते हैं आर्क लेफ्ट वाले फिगर में आर्क किसी और डायरेक्शन पे मूव कर रही है, और आप बीड का डायरेक्शन देख सकते हैं जो कि स्ट्रेट ना हो करके किसी अलग डायरेक्शन पे मूव हो रहा है। तो आर्क ब्लो बेसिकली तभी होता है जब कंपोनेंट मैग्नेटाइज होता है, और मैग्नेटाइज होने के बाद जो डायरेक्शन होता है वेल्ड का वो ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इधर उधर ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों अब हम पार्ट 1 में यही खत्म करता हूं, पार्ट 2 के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिगर भी दिखाए हुए हैं, आप इसको जाते जाते वी कैन सी दिस फिगर ऑल्सो। इस टाइप का अगर कुछ दिखता है तो ये लैक ऑफ फ्यूजन कहलाया जाएगा। सो दोस्तों, आई होप पार्ट 1 डिसकंटिन्यूटीज आपको समझ में आई होंगी, और आप में से अगर किसी को भी ये पीपीटी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे अपना मेल आईडी सेंड करिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, उनको बोल सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैं अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। और इसको प्लीज लाइक करें। थैंक यू सो मच।